कॉलेज प्रवेश परीक्षा पिछले जन्म में मैंने जानबूझकर हर बोनस प्रश्न सही किया था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं स्कूल ब्यूटी एला से दूर रह सकूं। जब हम परीक्षा हॉल से बाहर निकले, एला के दोस्त हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ाने आ गए। जैक, एला कह रही है कि उसका पेपर आज अच्छा नहीं गया। बेहतर होगा तुम अपनी शीट खाली छोड़ दो, वरना उसके सामने गिड़गिड़ाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा ग्रुप जोर से हंसने लगा। मैंने एला को देखा। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर मैंने सोचा, जिसको भी उसका पिछलगू बनना है बने, मेरा हो गया। मैं मुड़ा और तुरंत अपने फैमिली बटलर को फोन किया। हम उनकी फैमिली को जो भी सपोर्ट दे रहे थे, उसकी एक एक पाई बंद करवा दी और उन्हें सड़क पर भिखवा दिया। एला ने गुस्से में मुझे 99 बार कॉल किया। मैंने एक भी नहीं उठाया। अब घबराहट हो रही है? ये सारी एनर्जी पहले कहाँ थी? अपने पिछले जन्म में मैं इस देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था और फिर भी मैं गिड़गिड़ाया था। अपने ही फैमिली के ड्राइवर की बेटी के सामने उससे शादी करने के लिए। मैंने अपने पापा की दी हुई कंपनी उसके नाम कर दी थी। उसने मेरे पैसे खुलकर खर्च किए और किसी और से प्यार कर बैठी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को सर पे चढ़ा रखा था। उसे अपने पालतू की तरह ट्रीट करती थी, जबकि मुझे नौकर की तरह रखती थी। उसकी शादी के दिन मैंने उसे इलाज के लिए थोड़े पैसे मांगने के लिए कॉल किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, इतने सालों से तुम मुझसे चिपके हुए थे। ये एक बुरा सपना था जैक। हम सब पर एक एहसान करो और दोबारा पैदा हो जाओ। जब मैं मर रहा था, तब मैंने उस औरत को देखा जिसने मुझे थाम रखा था, और समझा कि जिस अमीर लड़की को मैंने ठुकराया था, वो हमेशा से मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली, तो मैंने खुद को हाई स्कूल के सीनियर ईयर में पाया। इस साल मैं डेस्क पर सर रखकर सो रहा था। तभी एला ने मुझे हिलाकर जगाया। रायन का पेट खराब हो रहा है। जाओ उसके लिए एंटासिड ले आओ। फिर कैफेटेरिया से लंच ले आना। मीट ज्यादा लेना, वो बहुत पतला है। उसे और खाने की जरूरत है। रायन अपनी डेस्क पर बैठा था। भीड़ उसके आसपास ऐसे जमा थी जैसे वो कोई राजा हो। सब उसके पेट दर्द की चिंता कर रहे थे और जाहिर है, एला से ज्यादा फिक्र किसी को नहीं थी। और मैं एला का बिना दिमाग वाला पिछलगू था। हर दिन क्लास में सोता रहता था। हर ब्रेक में उसके लिए खाना लाता, ड्रिंक्स खरीदता और उसके काम करता था। अब जब मुझे पता था कि मैं दोबारा पैदा हुआ हूं, एला का चेहरा देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। वो खुद को समझती क्या थी जो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही थी। मुझे बस खड़ा देखकर एला चिल्लाई, तुम क्या देख रहे हो? जाओ और जल्दी करो। वो रायन के पास गई और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। रायन ने मेरी तरफ देखा और एला से कहा, जैक को भेजना ठीक नहीं है। मैं खुद चला जाऊंगा। इसमें क्या बड़ी बात है? उसे ये सब करना पसंद है। अगर मैं उसे नहीं कहूंगी तो वो बुरा मान जाएगा, है ना जैक? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने जबरदस्ती थोड़ा सा मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा और कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ा। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 लोगों का पूरा खाना लिया। पास में एक क्लासमेट ने मुझे देखा और धीरे से हंसा। फिर से अपनी रानी के लिए लंच ले जा रहे हो? वो रायन को पसंद करती है, जानते हो? कोई उसके लेवल का, तुम्हारे जैसा मामूली नहीं। मैंने सीधे पूछा, मामूली से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने ताना मारा, तुम एक नौकर के बेटे हो। रोज उसके साथ स्कूल आते हो और सोचते हो कि तुम उससे शादी कर सकते हो। होश में आओ। तुम जैसा बेवकूफ और बेकार लड़का, तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके घर के नौकर बनकर बिताओगे। उसके कपड़े धोना, फर्श साफ करना, उसके बच्चों के डायपर बदलना। मैं कड़वाहट से हंसा। एला ने तुम्हें बताया कि मैं एक नौकर का बेटा हूं? मैं उसे पसंद करता था। सिर्फ इसीलिए मैंने उसे अपनी प्राइवेट कार में हर रोज लाने ले जाने दिया था। लेकिन न जाने कैसे, सबकी नजरों में एला एक अमीरजादी बन गई थी और मैं नौकर का बेटा। मेरा ऐसा सवाल सुनकर उसने आंखें घुमाई। जो भी हो, उसका लंच ले जाओ, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। वो फिर से हंसा। मेरे आसपास के लोग भी हंसने लगे। इस पिछलगू पर हंस रहे थे। इस बेवकूफ पर हंस रहे थे जिसने सपने देखने की हिम्मत की। घंटी बजी। मैं कैफेटेरिया से बाहर निकला, लेकिन क्लास में वापस नहीं गया।
मैं फूलों की क्यारी के पास बैठ गया और दोनों टाइम का खाना खुद ही खा लिया। मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार ठीक से खाना कब खाया था। बिना पैसों के अच्छा खाना तो सोचना भी बेकार था। हर बार मैं मार्केट के बंद होने का इंतजार करता और दूसरों की छोड़ी हुई सब्जियां उठा लेता था। मीट तो बस एक सपना था। दोनों प्लेट खाने के बाद भी मेरी भूख मुश्किल से शांत हुई। जब मैं क्लास में वापस आया तो पहली घंटी बीत चुकी थी। एला ने ऊपर देखा और चिल्लाई, तुम अभी तक कहाँ थे? दवा कहाँ है? कैसी दवा? मैंने उसकी तरफ बेरुखी से देखा। जो अपनापन मैं उसके लिए दिखाता था, अब उसका नामो निशान नहीं था। एला मुझे देखती रह गई। रायन के लिए एंटासिड्स? मैंने तुम्हें बताया था कि उसका पेट दर्द कर रहा है। बहरे हो क्या? तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। मैंने रायन की तरफ देखा, जो सच में कमजोर लग रहा था। रायन मेरा लगता क्या है? मैं उसके लिए कुछ क्यों खरीदूं? रायन की फैमिली अमीर नहीं थी, लेकिन जब से वो और एला करीब आए थे, वो उस पर पूरा ध्यान दे रही थी। जब भी मेरे पापा मुझे कोई अच्छी चीज देते, एला सीधा रायन को देती। यहाँ तक कि जो घड़ी रायन ने अभी पहनी है, वो भी उन दोनों ने मेरे कार्ड से खरीदी थी। मेरे पैसे इस्तेमाल करके मेरी हर चीज का मजा ले रहे थे और मुझे एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहे थे। एला ने कहा, जैक तुम तमाशा करना चाहते हो, ऐसे ही करते रहो और फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। जल्द ही तुम मेरी माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाओगे। मैं उसे हैरानी से देखने लगा। मुझे तुम्हारी माफ़ी की क्या ज़रूरत है? मैंने गलत किया क्या? जब मैंने एला से बहस करने की हिम्मत की तो सब देखने लगे। इसकी हिम्मत कब से बढ़ गई? एला चौंक गई। वो मुझे घूरती रही, उन सभी पलों को याद करते हुए जब मैं उसके पास गिड़गिड़ाने आया था। उसने चेतावनी दी, ठीक है, तो आज दोपहर मेरे साथ घर मत आना। मैंने सिर हिलाया, ठीक है। मैं अपनी सीट पर गया और बैठ गया, जैसे उसके शब्दों का मुझ पर कोई असर ही ना हुआ हो, बस एक सामान्य आसान सी सहमति। ब्री, जो रायन के पास बैठी थी, तुरंत बीच में आई। एक्सक्यूज मी जैक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें सिर्फ कुछ दवा ही तो लानी थी, तुम वो भी नहीं कर सके। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा रायन की तबीयत ठीक नहीं है? तो तुम जाकर ले आओ, मैंने कहा। ब्री गुस्से में बोली, ये तुम्हारा काम है, मैं क्यों जाऊं? मेरा रायन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरा काम क्यों है? मैंने पूछा। ब्री ने मेरी तरफ इशारा किया, तुम एला के घर के नौकर हो, तुम्हारा यही काम है। उस बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं एला की तरफ मुड़ा, क्या तुम सबको बताती फिरती हो कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूं? जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो एला थोड़ा हिचकिचाई। जाहिर है ये ऐसी चीज नहीं थी जो उसने सीधे सीधे कही हो। लोगों ने बस अंदाजा लगा लिया था, उसे हर रोज एक लग्जरी कार में आते देखकर। उसने बस कभी उन्हें ठीक नहीं किया। वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि उसका बाप सिर्फ एक ड्राइवर है, कि वो एक ड्राइवर की बेटी है, और अब न जाने कैसे मैं ही तमाशा बना हुआ था। एला पास आई, वो मेरे पास बैठ गई। ठीक है, दवा भूल जाओ, मैं खुद ले आऊंगी। उसे लगा कि ये बस जेलसी है, मेरा रायन के लिए कुछ भी करने से मना करना उसे पाने की कोशिश है। उसने मेरी तरफ देखा, तो खाना कहाँ है? दवा नहीं लाया। अच्छा, लेकिन तुमने लंच तो लिया है ना? किसी ने उसे पहले ही बता दिया था कि उन्होंने मुझे 2 ट्रे लेते देखा है। मैंने शांति से कहा, मैंने खा लिया। क्या तुमने दोनों खा लिए? वो ऐसे देखने लगी जैसे मैंने उसका अपमान किया हो। मैंने सिर हिलाया। सामने बैठे बच्चे नफरत से मुड़कर देखने लगे। तुम जानवर हो क्या? तुमने 2 पूरी ट्रे खाली कर दी। उन्हें एला की चापलूसी करने और मुझे नीचा दिखाने की आदत थी, और पहले मैं उन्हें सहता था। वो एला के दोस्त थे और मैं उनसे अच्छे से रहना चाहता था, इस उम्मीद में कि वो मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत शर्मसार था। जब भी एला उन्हें कुछ खिलाती थी, पैसे मेरे ही जाते थे। मैंने शांति से कहा, मैंने अपने पैसे खर्च किए। 2 ट्रे या 20 ट्रे, इससे किसी और को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सामने बैठे बच्चे चुप हो गए, उनके चेहरे उतर गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, उसके अपने पैसे? क्या एला की फैमिली उसके सारे खर्चे नहीं उठाती? लेकिन एला पहले से ही गुस्से में थी, खासकर इस बात पर कि मैं उसके लिए लंच नहीं लाया था। उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसका गुस्सा बढ़ गया। जैक, तुमने ये खुद किया है, उसने कहा। देखते हैं तुम ये कब तक कर पाते हो। क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? अंकल स्टीव ने चिंता से कहा। फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। रहने दीजिए, बस गाड़ी चलाइए। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता और न ही उसे दोबारा देखना चाहता हूँ। अंकल स्टीव हिचकिचाए, गाड़ी नहीं बढ़ाई। वो सबसे बेहतर जानता था कि मैं उसकी बेटी के सामने कैसे झुक जाता था। जब भी वो कुछ कहती, मैं कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। उसने सोचा कि अगर वो मुझे इग्नोर भी कर दे तो ज्यादा से ज्यादा एला मुझे थोड़ा डांट लेगी। वो पहले ही एक ऐसे भविष्य के सपने देखने लगा था जहां मुझे फैमिली की दौलत मिलती और उसकी बेटी को सब कुछ। वो खुद को सिर्फ ड्राइवर नहीं समझता था, वो पहले से ही ससुर का रोल निभा रहा था।
आप गाड़ी चला रहे हैं या नहीं? मैंने गुस्से से पूछा। मेरे पापा असल में उसे कुछ टाइम पहले ही निकालना चाहते थे। खबर मिली थी कि अंकल स्टीव जुआ खेलता है। मेरे पापा ऐसे किसी को आसपास रखने में कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग खराब था। मैंने हर बार उसका बचाव किया था, उसे नौकरी पे रखा, क्योंकि जब तक वो रहता एला भी रहती। मैंने उसकी तारीफें की थी, सबको बताया था कि वो मेरे लिए कितना अच्छा है। सिर्फ इसीलिए उसके पास अभी भी ये जॉब थी, और अब वो अपने मालिक की ही नहीं सुन रहा था। क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? अंकल स्टीव ने चिंता से कहा। फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। रहने दीजिए, बस गाड़ी चलाइए। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता और न ही उसे दोबारा देखना चाहता हूँ। अंकल स्टीव हिचकिचाए, गाड़ी नहीं बढ़ाई। वो सबसे बेहतर जानता था कि मैं उसकी बेटी के सामने कैसे झुक जाता था। जब भी वो कुछ कहती, मैं कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। उसने सोचा कि अगर वो मुझे इग्नोर भी कर दे तो ज्यादा से ज्यादा एला मुझे थोड़ा डांट लेगी। वो पहले ही एक ऐसे भविष्य के सपने देखने लगा था जहां मुझे फैमिली की दौलत मिलती और उसकी बेटी को सब कुछ। वो खुद को सिर्फ ड्राइवर नहीं समझता था, वो पहले से ही ससुर का रोल निभा रहा था। आप गाड़ी चला रहे हैं या नहीं? मैंने गुस्से से पूछा। मेरे पापा असल में उसे कुछ टाइम पहले ही निकालना चाहते थे। खबर मिली थी कि अंकल स्टीव जुआ खेलता है। मेरे पापा ऐसे किसी को आसपास रखने में कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग खराब था। मैंने हर बार उसका बचाव किया था, उसे नौकरी पे रखा, क्योंकि जब तक वो रहता एला भी रहती। मैंने उसकी तारीफें की थी, सबको बताया था कि वो मेरे लिए कितना अच्छा है। सिर्फ इसीलिए उसके पास अभी भी ये जॉब थी, और अब वो अपने मालिक की ही नहीं सुन रहा था। वो लोग आ गए। जैसे ही अंकल स्टीव ने एला को गेट पर देखा, वो कार से कूदकर बाहर निकल गया। एला रायन के साथ आ रही थी, उसने उसे सहारा दिया हुआ था। अंकल स्टीव ने दरवाजा खोला। एला रायन को अंदर बिठाने में मदद करने लगी। एला के लिए अपनी फीलिंग्स की वजह से उसे अपने पास रखने के लिए मैंने रायन को हर रोज साथ आने दिया था। ड्राइवर पहले रायन को छोड़ता, फिर हमें घर ले जाता, और सुबह मैं जल्दी उठता सिर्फ रायन को पहले पिक करने के लिए। रायन के अंदर बैठने से पहले मैं बोल पड़ा, क्या किसी ने नहीं कहा था कि वो आज मेरे साथ नहीं जा रही, और फिर भी वो यहाँ मेरी कार के पास है? देखने वाली भीड़ को विश्वास नहीं हुआ। जैक की प्रॉब्लम क्या है? ये एला की कार है, वो उसे अंदर नहीं आने दे रहा। वो सब एक साथ बोलने लगे। एला मुझे घूर रही थी, उसका चेहरा सख्त था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है। मैं उसे कोई रास्ता नहीं दे रहा था। तुम्हें ये करना जरूरी है, एला ने कहा। मैंने लंच के लिए तुम्हें माफ करने का सोचा था जैक, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, अपने आप जाओ, मेरे साथ मत आओ। एला का चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर लाल हो गया। वो जानती थी कि सबकी नजरों में वो एक अमीर लड़की है। अगर वो इस कार में नहीं बैठी तो उसकी पूरी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए उसने अंदर हाथ डाला और मुझे कार से बाहर खींच लिया, फिर रायन को अंदर बिठाया। एला, हाथापाई मत करो, मैं मानता हूँ उसने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया था। मैं पहले का बहुत कुछ भूल गया था, लेकिन अब उसका चेहरा देखकर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कैसे बर्दाश्त किया या सोचा कि वो प्यार के लायक है। एला ने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बहस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने पापा की तरफ मुड़ी। चलिए अंकल स्टीव। गाड़ी चलाकर ले गया और मैं फुटपाथ पर खड़ा रह गया। देखने वाली भीड़ अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो जोर से हंसने लगे। इसकी यही औकात है, इतना गलत बिहेव करने का यही अंजाम होता है। मैंने अपना फोन निकाला। ये फोन एला ने खुद खरीदा था, एक सस्ता नोकिया, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 का होगा। उसे इम्प्रेस करने के लिए मैंने उसे वो ब्रांड न्यू आईफोन दे दिया था जो मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर दिया था, और बदले में ये कबाड़ ले लिया था। उस वक्त मुझे लगा था कि ये उसकी इज्जत बचाने का एक तरीका है। अब इस बेकार से फोन को देखते हुए मुझे हंसी आ गई। लेकिन मैंने अपने पापा को कॉल किया। एक पल बाद बैग फिर से गेट पर आकर रुकी। अंकल स्टीव अजीब सा चेहरा बनाकर बाहर निकले। छोटे मालिक, साफ था कि उन्हें अभी अभी डांट पड़ी है।
उन्हें बाहर निकालो, मैं उनके साथ राइड शेयर नहीं करूंगा। अंकल स्टीव कार की तरफ मुड़े। एला पहले ही रायन को बाहर निकालने में मदद कर रही थी। दोनों ही चौंक गए थे। रायन घबराया हुआ लग रहा था। जैक, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एला के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छी रही है। एला ने हाथ से उसे रोका। रहने दो। जब वो दोनों बाहर निकल गए, मैं अंदर बैठ गया। गाड़ी चलने से पहले मैंने खिड़की नीचे की, मुस्कुराया और एला को हाथ हिलाकर कहा, बाय। अंकल स्टीव ने रियर व्यू मिरर से मुझे देखा। साफ था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आगे जाऊंगा। छोटे मालिक, उसने धीरे से शुरू किया, झगड़े होते रहते हैं, इतना दिल पर मत लो। मैं एला से आकर माफी मंगवा लूंगा। वैसे गाड़ी के बिना उसे शायद बस लेनी पड़ेगी, पता नहीं वो किस टाइम घर पहुंचेगी। जब सब लोग बस ले सकते हैं तो वो क्यों नहीं, मैंने कहा। अंकल स्टीव, क्या आप भूल गए हैं कि आपको सैलरी कौन देता है? अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। वो मुझे लेक्चर दे रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी को मेरे परिवार के पैसों में हिस्सा मिल सकता था। उन्होंने मुझे अपने मालिक की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया था। अगर मैंने अपने पापा को कॉल नहीं किया होता तो वो मुझे वहां बिना सोचे समझे छोड़ जाते। अंकल स्टीव तुरंत चुप हो गए। घर पर आंटी चैन मुझे दरवाजे पर मिली। छोटे मालिक, आप अकेले वापस आ गए? मिस एला कहाँ है? इस घर में आप कोई मिस एला नहीं है, मैंने कहा। आंटी चैन ने आंखें झपकाईं। छोटे मालिक को आखिर अक्ल आ ही गई। मैंने एला को इतने लंबे समय तक इतना अच्छा ट्रीट किया था कि वो और उसके पापा दोनों अपनी औकात भूल चुके थे। आंटी चैन ने कई बार कुछ कहना चाहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थीं कि इससे मुझे बुरा लगेगा। अब मुझसे ये सुनकर वो सच में भावुक हो गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। वो हमेशा से घर के सारे स्टाफ में से मुझसे सबसे अच्छे से पेश आती थीं। लेकिन पहले, क्योंकि वो एला के आसपास चीजें मैनेज करती थीं, मैं बेवजह उनसे नफरत करता था। मेरे पिछले जन्म में जब एला ने घर संभाला तो आंटी चैन ही वो पहली इंसान थी जिसे उसने निकाला था। सब कुछ याद करके अब उन्हें देखते हुए मेरी आंखें भर आईं। मैं ऊपर जा रहा हूं, मैंने उनसे कहा। जरूर। ओह, मिस सोफिया आई हैं, क्या मैं उन्हें भेज दूं? सोफिया खूबसूरत थी, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा शानदार। वो मेरी ही उम्र की थी, लेकिन उसके तेवर 25 साल के लोगों जैसे थे, और पढ़ाई में उसने पूरे प्रोविंस में टॉप रैंक हासिल किया था। वो एक ऐसी इंसान थी जिसे एला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एला हमेशा कहती थी कि सोफिया की कामयाबी सिर्फ उसके अमीर होने की वजह से है, कि उसकी फैमिली ने उसे हर रिसोर्स और फायदा दिया है, सिर्फ इसीलिए वो इतनी अच्छी हो सकती थी। अगर मेरे पास वो होता जो उसके पास है, तो मैं भी उतनी ही अच्छी होती। जब भी सोफिया के ग्रेड आते, एला चिढ़ जाती, और मैंने उस एहसास को खुद पर हावी होने दिया था। मैंने भी सोफिया को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ईमानदारी से सोचूं तो हमने मुश्किल से कभी बात की थी। उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। इस बार मैंने अपनी फीलिंग्स को काबू में रखा और धीरे से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए था? बस तुम्हें देखने आई थी, सोफिया ने कहा। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने समझदारी से माहौल को समझा। मैं जानती हूं तुम मुझे यहां नहीं चाहते, मैं चली जाती हूं। वो सच में मुझसे मिलने की उम्मीद भी नहीं की थी। वो सच में सिर्फ स्नोबॉल के लिए आई थी। मेरा बाहर आना ही उसके लिए उम्मीद से ज्यादा था। वो जाने ही वाली थी कि इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मैं बोल पड़ा, क्या तुम डिनर के लिए रुकना चाहोगी? सोफिया रुक गई। उसने मुझे सच में हैरानी से देखा। क्या ये ठीक है? उसे मेरी इस तरह की गर्मजोशी की आदत नहीं थी। वो ठीक ठाक हैं, उसने कहा। क्या तुम किसी अच्छे ट्यूटर को जानती हो? मुझे सच में एक रिकमेंडेशन चाहिए। एला पर भरोसा करना अब जाहिर है कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार मैं ये सोचकर आराम से जिंदगी नहीं गुजारने वाला था कि मेरे पापा हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। मैंने पिछले जन्म में मुश्किल से कोई किताब खोली थी। जब तक मेरे पास मौका है मैं उसे सुधारना चाहता था। सोफिया के कॉन्टैक्ट्स थे। ट्यूटर रेकमेंडेड, वरना एक्चुअली विद समथिंग। एक्चुअली एला का क्या? मैंने सुना था कि तुम्हारा ट्यूटर एक क्लासमेट है।
इसलिए एला इतने समय से तुम्हारे घर पर रह रही थी? उसे निकाल दिया है क्योंकि एला ने मेरी कभी इज्जत नहीं की। उसके पास मुझे पढ़ाने का बिल्कुल सब्र नहीं था और हर एक पैसा जो मैंने उसे दिया था पूरी तरह बर्बाद हो गया था। सोफिया हैरान लगी। मैं साफ तौर पर सीरियस था, कोई मजाक नहीं था। उसने अपना ग्लास उठाया और एक घूंट पिया। खुद को संभालते हुए, मेरा कोई ट्यूटर नहीं है, मैंने हमेशा खुद ही पढ़ाई की है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं रोज आकर आपको खुद पढ़ा सकती हूं। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं हाँ कहूंगा, देखते हुए कि मैंने उसकी तरफ पहले कभी एक नजर तक नहीं डाली थी। डिनर पर बुलाया जाना ही उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था, इसलिए जब मेरा चेहरा इस तरह खिल उठा तो वो तैयार नहीं थी। सच में? मैंने पूछा। सोफिया ने सिर हिलाया। मेरी रिएक्शन से थोड़ा घबरा गई। जब भी आप तैयार हों। बिल्कुल, मैंने कहा सच में खुश होकर। जरूर, बस मैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। नहीं होगा, सोफिया ने कहा। उसका चेहरा शांत था लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा, उसने सोचा। वो पहले ही पूरा हाई स्कूल का सिलेबस खत्म कर चुकी थी और उसे यूनिवर्सिटी में गारंटेड प्लेसमेंट मिल चुकी थी। लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं कहा इस डर से कि कहीं मैं मना ना कर दूं। तो शुक्रिया, मैंने कहा। मेरे ग्रेड बहुत खराब हैं, बस मुझ पर हार मत मानना। एला के ग्रेड भी अच्छे थे लेकिन उसमें सब्र बिल्कुल नहीं था। अगर मुझे पहली बार में कुछ समझ नहीं आता वो बस चिल्लाती थी मुझ पर। मेरे ग्रेड पहले एवरेज थे, उसकी ट्यूटरिंग के अंडर वो और खराब हो गए और मेरा कॉन्फिडेंस भी चला गया। मैं नहीं मानूंगी, सोफिया ने कहा। तो मैं स्कूल के बाद आ जाऊंगी। हम दोनों वहां डिनर पर बैठे थे। सोफिया चुप थी। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और उसकी प्लेट में थोड़ा खाना रखा। अपना ही घर समझो, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। और ठीक उसी पल एला अंदर आई। रायन को अभी अभी छोड़कर उसे अपने पापा के बारे में खबर मिल चुकी थी।